वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बचा हुआ पार्ट जो कल से स्टार्ट किया था अपने अगले 2 वीडियो में फिनिश कर देंगे इसको। और उसके बाद फिर से अपन अपना वही थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक चल रहा था उस पर वापस लौट जाएंगे। तो फिर भी अगर इन 2 वीडियो के अलावा अगर नेक्स्ट 2 वीडियो के अलावा मैं कुछ बच जाता है तो फिर उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ पार्ट बचा हुआ है आपको लगे कि ये चीज़ें आ सकती है एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने जहाँ तक अनुभव किया है वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी कुछ बच जाता है, ये ऐसा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता दोस्तों। 100% आदर्श स्थिति सिर्फ किस में होती है, किताबों में होती है या फिर अपन मान सकते हैं। बाकी 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तो फिर भी इंसान है, गलतियाँ हो जाती है, तो कुछ छूट जाए तो अपन को बता देना चाहिए कि अपन एक फैमिली की तरह इस चैनल से जुड़े हैं। तो अपन का दायित्व बनता है कि कुछ भी एक दूसरे की कमियों है तो उनको बता दीजिए ताकि वो सुधार हो जाए उसमें, और अपना जो सब है सभी का भला हो उसमें। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी को ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ छूट रहा है, कंप्लीट नहीं करवाया जा रहा है, तो वो असहज महसूस ना करे। अपनी बात दिल खोल के रखो इस चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं आज गोले के कारण विभव, क्योंकि पीछे अपन ने स्टार्ट किया था इसी पार्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बचे हुए पार्ट को। और आज शुरू करते हैं अपन गोले के कारण विभव क्या होता है। पीछे अपन ने द्विध्रुव के कारण देखा था और बिंदु आवेश के कारण देखा था विभव। आज अपन बात करेंगे ठोस चालक खोखले गोले और ठोस कुचालक गोले, और इसी वीडियो में धारिता से संबंधित भी टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि अपन को थोड़ा सा लंबा लेके चलना है, फास्ट चलना है, कोर्स थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं ठोस चालक या खोखले गोले के कण विभव। जब भी ठोस चालक खोखले गोले की बात की जाए तो उसको दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये जब अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी तब बात की थी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन ने क्या देखा था, ई भार जब आर दूरी पर हो तब यहाँ पे ई क्या था के क्यू अपन आर स्क्वायर। और विभव आ गया तो एक आर हटा दें, स्क्वायर हटा दो, के क्यू अपन आर हो जाएगा। और सतह पर वही बात, सतह पर है, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ आर बच गया। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो गई और विभव की बात हो गई, ठीक है दोस्तों। ये पृष्ठ पर था। और जो ठोस खोखला चालक गोला था उसके जो सतह पर कितना था, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के रूप में भी अपन उसको लिख सकते थे, ठीक है, जैसा अपन ने बताया था। और ई मिनिमम केंद्र पर कितना था, मिनिमम था, कितना था, 0 था। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा। ठोस चालक खोखले गोले के कारण विभव 0 नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र ई केंद्र पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है। लेकिन विभव कभी भी 0 नहीं होगा। गोले के कारण जो ठोस खोखला गोला है उसके कारण जो केंद्र पर विभव है, अंदर विभव है, वो सरफेस के बराबर होगा। और वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। बस इतना सा डिफरेंस है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें ध्यान रख लेना। जब अंदर की बात की जाए तो ठोस या चालक या खोखले गोले के कारण विद्युत विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। विभव क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि का स्तर मापता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे ठोस कुचालक गोले के कारण विभव। अब जब ठोस कुचालक गोले की बात की जाए तो उसको दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जो गोला है उसके आयतन में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और इसमें भी क्या था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पर भी यही थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसको रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट था। और इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट था। सरफेस की बात की जा रही है, आ जाए तो थोड़ा ध्यान में रखना है। और अंदर तीव्रता रैखिक रूप से बढ़ रही थी। अंदर जो था के क्यू अपॉन आर की क्यूब आर डैश, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। क्योंकि ये साथ साथ में थोड़ा सा रिवीजन करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपस में जब ये दोनों टॉपिक विभव और विद्युत क्षेत्र कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट है, तो इससे अपन को क्या होगा, फायदा होगा डबल। दोनों चीज़ें एक साथ याद करने में, कंपैरिजन के साथ याद करने में
एक तो अपने स्टेबिलिटी बनेगी माइंड की, जो लंबे स्थायित्व आएगा याददाश्त में, तो बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्तों बीच में 1 मिनट में, कि जब भी अपन आज कुछ भी करें, कोई भी अपन ने एक्टिविटी की है स्टडी से रिलेटेड या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है जो अपन को आगे फ्यूचर में काम आने वाली है, उन चीज़ों के लिए डेली मॉर्निंग में जितना जल्दी उठ सको, 3:30 बजे या फिर 4 बजे या 4:30 बजे तक, इस टाइम के बीच उठकर अगर आप मनन करते हो, मनन मतलब एक ध्यान की मुद्रा में बैठकर बस दिमाग पर लोड नहीं देना, एकदम शांत होकर सोचना है कि मैंने कल क्या क्या किया, मेरे जीवन में क्या टारगेट है और उसके लिए मैंने क्या क्या किया, या मैंने स्टडी में क्या क्या पढ़ा और मैंने क्या क्या पढ़ाया, या फिर मैंने वो चीज़ पढ़ी तो उसका फार्मूला क्या था, या वो जो चीज़ पढ़ी है उसका स्टेटमेंट क्या था, वो सब चीज़ें मतलब जो माइंड में कल किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट का कंप्लीट कर दोगे, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें उन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी बहुत फास्ट हो जाएगी और याददाश्त इतनी तेज़ हो जाएगी, आप मतलब 1 महीने आप कंटिन्यू करके देख लीजिए दोस्तों, फिर अपने आप से मतलब कंपैरिजन करना कि 1 महीने पहले मेरी याददाश्त क्या थी और आज क्या थी। बस ज़्यादा मैं कुछ इस पे डिटेल ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि अपन अपने टॉपिक पर ध्यान देना है, लेकिन मनन बहुत बड़ी चीज़ है, मेडिटेशन। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं ठोस कुचालक गोले के कारण बात की जा रही थी और अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंपैरिजन में पढ़ ली। अब विभव V बराबर के क्यू अपॉन आर, जब आर दूरी पर हो, सतह पर के क्यू अपॉन आर, क्योंकि आर स्क्वायर होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती, आर ही है तो विभव हो गया। वी इन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर क्या था, वी अंदर कितना था, के क्यू अपॉन आर की क्यूब आर डैश, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, लेकिन यहाँ पर अंदर विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन 2 आर की क्यूब गुणा 3 r² माइनस आर डैश का स्क्वायर, ये आर डैश। ठीक है दोस्तों, ये होता है, ये थोड़ा याद रखना, कई बार हो सकता है डायरेक्ट इसका फार्मूला पूछ ले कि ठोस कुचालक गोले के कारण अंदर विद्युत विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन 2 r की क्यूब गुणा 3 r² माइनस आर डैश का स्क्वायर। अब केंद्र पर विभव कितना होगा, 3/2 के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब में कंपैरिजन करने के बाद क्या है, ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, तो इस चीज़ से क्या निकल कर आया रिजल्ट सामने। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज़ से जो रिजल्ट निकल के आए उसको नोट कीजिए। क्या है, ठोस कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ रैखिक रूप से बदलती है, क्योंकि अंदर जब बात की जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो वो क्या होगी, रैखिक रूप से ही बदलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की क्यूब बटा आर डैश के समानुपाती हो गई, तो आर डैश के समानुपाती हो गई तो रैखिक रूप से ही बढ़ेगी ना। और जब यहाँ पे स्क्वायर होता क्यूब होता तब क्या होती, प्रबलित रूप से होती, जबकि विभव प्रबलित रूप से परिवर्तित होता है, क्योंकि विभव कितना था, वी इन कितना था, के क्यू अपॉन 2 r की क्यूब 3 r² माइनस आर डैश स्क्वायर, ये जो 3 r² डैश माइनस आर स्क्वायर आया है, 3 r² माइनस आर डैश स्क्वायर, इसके समानुपाती हो गया विभव। तो ये क्या है, एक प्रबल्य को डिनोट करता है, इसलिए ये प्रबलित रूप से परिवर्तित होता है, जबकि विभव अंदर की बात की जाए। और किसी भी गोले के केंद्र पर तीव्रता हमेशा न्यूनतम होती है, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे किसकी भी तीव्रता हो, वो तीव्रता हमेशा क्या होगी, न्यूनतम होगी किसी भी गोले के केंद्र पर, जबकि विभव मैक्सिमम होगा, जो विभव है वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो अपन ने पीछे देखा था दोनों में, ये अंदर गोले में ठोस कुचालक गोले और ठोस कुचालक गोले में 3/2 के क्यू अपॉन आर आया और उसमें क्या था, के क्यू अपॉन आर था अंदर, तो यानी कि दोनों में ही क्या है, मैक्सिमम था केंद्र पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धारिता। धारिता क्या है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता है। धारिता अपने पीछे टॉपिक में पढ़ा भी है अच्छे से, और अभी थोड़ा सा नॉर्मल देख लेते हैं। धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। Q क्या है यहाँ पे,
विभव बढ़ाने के लिए दिया गया आवेश, विभव को बढ़ाने के लिए दिया गया आवेश Q है। ठीक है, ये आवेश हो गया, ये विभव हो गया, ये धारिता होगी। धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? फेरेड होता है, फेरेड, F से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये फेरेड क्या बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसको माइक्रो या फिर पिको, नैनो इसमें मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि फेरेड बहुत बड़ा मात्रक है। और धारिता की निर्भरता क्या है? चालक के आकार पर निर्भर करेगी, चालक का आकार कैसा है, सरफेस कैसी है, मोटाई कितनी है, इस चीज़ों पे। माध्यम पर, किस माध्यम में, निर्वात में या फिर अन्य किसी मीडियम में रखा है। तब किसी अन्य चालक की उपस्थिति, अगर दूसरा चालक उपस्थित होगा तो उसके आवेश पर डिफरेंस आएगा, आवेश पर डिफरेंस आएगा तो धारिता में भी डिफरेंस आएगा। तो यानी कि किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करेगा। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आवेश की जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, चालक के आकार, माध्यम पर और किसी अन्य चालक की उपस्थिति से। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी धारिता। और अब धारिता से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे न्यूमेरिकल और डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्रों की धारिता। संधारित्र क्या होता है? जब दो विपरीत प्रकृति के चालक एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार से जो बनी युक्ति वो क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है, जिसके बारे में अपने डिटेल में वीडियो भी डाला है और पढ़ सकते हैं वहाँ से। अपन बात करें यहाँ पे धारिता की। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D। ए यहाँ पर क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है किसका? जो भी अपन प्लेटें ले रही हैं उनको, जो प्लेटें हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल है जो भी है वो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। या ये क्या है? निर्वात माध्यम में है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की है, निर्वात की वैद्युत ऊर्जा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 c² अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बस इस प्रकार से याद होनी चाहिए आपको, एप्सिलॉन नॉट के मान, म्यू नॉट के मान, जो भी मैन होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चन आते हैं नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में। बाकी यूपीसी CDS वगैरह इन सब एग्जामों में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन अपन पूरी चीज़ें कवर करें, अपन को डरने की बात नहीं। अब C, जब पूर्ण रूप से प्राविद्युत पदार्थ भराओ, जब पूर्ण रूप से प्राविद्युत माध्यम भराओ K, तब क्या होगा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K से गुणा कर देंगे जितना, मतलब ये दोनों प्लेटें, इनके बीच में क्या हो? पूरा प्राविद्युत पदार्थ भराओ। प्राविद्युत पदार्थ के बारे में अपन ने चर्चा की थी, डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ। वो जब T मोटाई में प्राविद्युत पदार्थ के बराबर, ये है इसकी जो मतलब T मोटाई तक क्या भर दिया प्राविद्युत पदार्थ, बाकी जगह खाली छोड़ दी, तब क्या आएगा? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस के, क्योंकि ये D क्या है? इनके बीच की दूरी है, दोनों जो चालक प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी D है। अब D में से क्या घट जाएगा? T गुणा T मोटाई तक भरा है ना, 1 माइनस 1 अपॉन के क्या है यहाँ पे? प्राविद्युत पदार्थ, के प्राविद्युत पदार्थ भराओ T मोटाई तक, तब धारिता ये हो जाएगी। इनसे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं चारों से बनेंगे, इन्हीं चार फार्मूलों से, समांतर प्लेट संधारित्र से। बाकी जो गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता है, इनसे डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। अब क्या होगा? अलग अलग मोटाई T1 T2 में अलग अलग प्राविद्युत पदार्थ K1 K2 भराओ, तब C बराबर कितना आ जाए? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 1 माइनस K1 माइनस T2 1 माइनस K2। ये कोई हार्ड फार्मूले नहीं है, अगर आप इनको 2-3 बार रिवीजन करोगे, मनन करोगे, मेडिटेशन करोगे, इसके अलावा आप जो भी रफ नोटबुक है उसमें 1-2-3 बार बिना पढ़े या बिना देखे लिखो, या फिर देख कर भी लिखो 2-3 बार, तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ट्राई करोगे, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, तब वो चीज़ें और स्थायी हो जाएंगी और अपन को लंबे समय तक याद रहेंगी, फिर कोई डरने की बात नहीं दोस्तों। ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 गुणा R1 बटे R2 माइनस
R1। R1 क्या होती है, आंतरिक गोले की त्रिज्या, और R2 बाह्य गोले की त्रिज्या। गोलीय संधारित्र किस प्रकार से बनता है, जैसे ये बन गया, दो दो गोले बना दिए, इस पर प्लस है, इस पर माइनस आवेश है, और बीच में ये जगह हो गई, ये क्या R2 माइनस R1 गैप होगा, ये R1 हो गई और ये R2 हो गई, यानी कि आंतरिक गोले की त्रिज्या और बाह्य गोले की त्रिज्या का अंतर और उनका गुणा, और ऊपर क्या हो जाएगा 4πε0। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना लास्ट फार्मूला किसका बचा है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता वो कितनी होती है, C बराबर 2πε0 L होगा बटा log E R2 बटा R1, यानी कि 2πε0 L बटा log E R2 बटा R1, जहाँ L क्या बेलनाकार संधारित्र की लंबाई, R1 बेलनाकार बेलन आंतरिक बेलन की त्रिज्या, यानी कि जब ये बेलनाकार बनेगा इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगी, आंतरिक जो त्रिज्या हो जाएगी, ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगी बेलन की, तो ये क्या हो गया, बेलनाकार संधारित्र की लंबाई हो गई है L, और आंतरिक बेलन की त्रिज्या ये बाह्य बेलन की त्रिज्या, यानी कि बाह्य बेलन बटा R1 आंतरिक बेलन की त्रिज्या का अनुपात का log लेना है, और 2πε0 अपॉन L ऊपर आ गया। ठीक है दोस्तों, C बराबर 4πε0 R2 गुणा R1 बटा R2 माइनस R1। ये थी गोलीय संधारित्र की धारिता। इसमें फर्क इस इतना ही है कि इसमें 4πε0 था, इसमें 2πε0 है, इसमें R2 R1 त्रिज्या है इसकी, L1 L जो है लंबाई है। बस थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे रीडिंग करोगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर भी मतलब दो तीन बार रीडिंग करोगे, नोटबुक में उतार लोगे, लिख लोगे, और फिर अगर एग्ज़ाम में ऐसा डायरेक्ट आए कि गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो आप ऑब्जर्व करके आराम से सूत्र सही क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर राइट दे सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, ये डायरेक्ट आ सकता है 711 माइक्रोफेड, क्योंकि फेड बहुत बड़ा मात्रक है इसलिए माइक्रोफेड में मापा है इसको, 711 माइक्रोफेड लगभग, ये इतनी धारिता होती है किसकी, पृथ्वी की। ये भी चीज़ अपने ध्यान में रखना है। और के तो हो गया, के क्या प्राविद्युत नियतांक है, इसका मान क्या होता है, के बराबर ε0r बटा ε/ε0। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी हो गई। अब और कुछ शायद बचा नहीं है। और वैसे भी अगर कोई बूंद का आ जाए तो क्वेश्चन C बराबर 4πε0r, ये भी एक फार्मूला है धारिता का, C बराबर 4πε0r। जब मतलब बात की जाए पानी की बूंद की बात की जाएगी तब इस प्रकार के फार्मूले यूज़ होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने धारिता से संबंधित और विभव से संबंधित जो कुछ पार्ट था वो कवर कर लिया है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और लक्ष्य की ओर अपने कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं, और एक दिन वो फतेह वो हासिल करेंगे मंजिल पर जाकर, और तब एक अलग ही आनंद, एक अलग ही महसूस होगा जब अपन अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।